नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पिछले 2-3 लेक्चर से प्राकृतिक आपदाओं और प्रबंधन को पढ़ रहे हैं हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें हमने भूकंप और भूस्खलन को अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में बाढ़, सूखा और समुद्री तूफान के बारे में। ठीक है, किस प्रकार भारत देश में बाढ़, सूखा और समुद्री तूफान का कितना क्या रोल है, कैसे उत्पत्ति होती है, कौन से क्षेत्र इनसे ज्यादा प्रभावित हैं, ये सब चर्चाएं हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाढ़ और सूखा की, तो देखिए, जब भारी अथवा निरंतर वर्षा होती है और उसके कारण जब नदियों का जल अपने तटबंधों, जानते होंगे आप तटबंध, जब नदी बह रही है तो उसके जो दोनों किनारे हैं, ये किनारे यही तटबंध हैं। ठीक है, यही क्या है, तटबंध हैं। तो ये तटबंध अत्यधिक मजबूत होने चाहिए। अगर ये तटबंध कमजोर है और पानी इधर उधर फैल रहा है तो क्या होता है कि बाढ़ आने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। तो ये जो तटबंध हैं ये काफी मजबूत होने चाहिए, इसलिए इनको तोड़कर अगर पानी क्षेत्र में फैल रहा है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, बाढ़। बाढ़ यानी अत्यधिक वर्षा से आने वाला नदियों में जो उफान होता है वो बाढ़ होता है। और अगर जहां मतलब वर्षा हुई नहीं, कम हुई है, ठीक है, न्यून वृष्टि हुई है, तो वहां बोल देते हैं हम सूखा। ठीक है, ये साधारण सी बाढ़ और सूखा की परिभाषा है। देखिए, सूखा में अगर हम बात करें तो पीने के पानी के लिए भी वर्षा का अगर जल पर्याप्त नहीं है तो उस एरिया को हम सूखा घोषित कर देते हैं, उस वर्ष को हम सूखा घोषित कर देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा का यह जो असमान वितरण होता है, कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि, ये जो असमान वितरण है यही इन दोनों प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार है। कौन सी के लिए, बाढ़ और सूखा के लिए। देखिए, भारत में अगर हम बात करें क्षेत्र की तो 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है भारत देश का। ठीक है, याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अप्रोक्स आप याद रखना 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और अगर हम सूखे की बात करें तो सूखा तो इससे भी कई गुना अधिक क्षेत्र में फैला है। ठीक है, भारतीय जनमानस, देखिए कितनी अच्छी लाइन है ये। भारतीय जनमानस अपने स्वभाव और सहज से संतोषी वृत्ति का होने के कारण, एक भारत देश का जो निवासी है, भारतीय है, उसको उस बड़ा संतोषी और सहज प्रवृत्ति का बताया गया है राइटर के द्वारा कि जो भारतीय है वो काफी सहज और संतोषी है। और इस कारण इसे क्या मान लेता है, ये इन आपदाओं को, ये भारतवासी ये मानता है कि ये प्रकोप ईश्वरीय जो प्रदान प्रकोप है और वह अपने आप इसको मतलब एक सहज सी प्रक्रिया मानकर टालता रहता है। बात करें हम बाढ़ की तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे बाढ़ के बारे में। तो नदी की धारा में बहने वाला जब पानी चारों ओर फैल जाए तो वो क्या है, बाढ़ है। इसके जो कारण है, कारणों की बात करें तो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, जितनी दूर में नदी बह रही है वहां पर पानी बहने के लिए पर्याप्त रास्ता अगर नहीं बन पाता है और जल चारों ओर फैलने लगता है तो उसको बोल देते हैं हम बाढ़। नदियों में वर्षा ऋतु में अवसाद बहकर आते हैं। आपको पता ही है कि नदियां अपने साथ क्या लाती है, जलोढ़ लाती है। और जब वो नदी पेटे में जम जाते हैं, नदी के पेटे में जम जाते हैं, नदी पेटा होता है नदी के पेंदे में, यानी जहां से नदी का जो निचला स्तर होता है, अपरदनीय नीचे का जो स्तर होता है, वहां पर वो जमता जाता है। और उससे क्या होता है, उसका जो पेंदा होता है नदी का वो उथला हो जाता है। ठीक है, उथला हो जाता है और फिर जल किनारों से बाहर बहकर फैलने लगता है। ठीक है, तो जब वो बाहर फैलेगा तो वन विनाश और चारागाहों के कारण भी विनाश के कारण वर्षा जल तेजी से बहने लगता है।
ठीक है। अगर वनों का विनाश हुआ है या चारागाहों के विनाश के कारण भी क्या होता है कि वर्षा का जो जल है वो तेजी से बहता है और बाढ़ आने की संभावना ज्यादा रहती है। जंगलों और चारागाहों की बात करें हम तो देखिए, जंगलों और चारागाहों की सघनता होने पर भी जल अवरोध के कारण धीरे धीरे बहता है। इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है, ठीक है, और बाढ़ की स्थिति भी सहज ही नहीं बन पाती। समझ में आया आपको? यहाँ इनका ये बताना है कि जहाँ जंगल और चारागाहों की सघनता होती है वहां पर जल एकदम से स्पीड में नहीं बहता, ठीक है, एकदम से स्पीड में नहीं बहता, धीरे धीरे बहता है, जिससे एक तो वो भूमि में जा रहा है, भूमि के अंदर समावित हो रहा है तो जल स्तर बढ़ रहा है, और दूसरा बाढ़ की स्थिति भी पैदा नहीं हो रही। इसलिए जंगल और चारागाहों का अविवेकपूर्ण जो मानव के द्वारा इनका यूज किया जाता है वो बहुत हानिकारक है। जंगलों और चारागाहों को बचाए जाने से हम बहुत बड़े इन आपातकालीन जो स्थितियां बनती है उनसे बच सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव के द्वारा भी अविवेकपूर्ण जो कार्य किए जाते हैं उनसे बाढ़ ज्यादा आती है। जैसे कि नदी प्रवाह मार्गों में आबादी की बसावट कर लेते हैं। आपको पता होगा कि किस प्रकार नदियों के किनारे पर, एकदम किनारों पर लोग बस जाते हैं और अविवेकपूर्ण तरीके से आवागमन मार्गों का निर्माण कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि मानव कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता, जो कि आपने बहुत अच्छे से पिछले 2 साल के इस कोरोना काल में अच्छे से देख लिया होगा कि प्रकृति के विरुद्ध मानव कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं जा सकता। वह प्रकृति के उसको अनुकूल ही चलना होता है। इसलिए यहाँ भी वही बात है कि अगर जहाँ नदी का बहने का एरिया है, ठीक है, अगर वहां वह निर्माण करेगा, उसको जबरदस्त रोकने की कोशिश करेगा तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा, कुछ न कुछ गलत होगा, भूकंप आएगा। इसलिए मतलब प्रकृति के विरुद्ध में जाने की कोशिश मानव कम से कम करे, और परंपरागत जल ग्रहण क्षेत्रों को भी नष्ट कर रहा है मानव, आपको पता ही है। प्राकृतिक रूप से भी जल प्रवाह स्वरूप की उपेक्षा कर निर्माण कार्य कर रहा है। यह है मानवकृत जो कार्य हैं, उसके कारण बाढ़ के आने की ज्यादा संभावनाएं पैदा होती है। नेक्स्ट है भारत के बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्र, मतलब जो कौन से क्षेत्र हैं ऐसे भारत के जहां बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा है या फिर बाढ़ बार बार आ रही है। तो देखिए, वर्षा के वितरण ने निर्धारित किया है बाढ़ संभावित क्षेत्र, ठीक है, वर्षा के वितरण से ही तय होते हैं। देखिए 90% से अधिक क्षति होती है बाढ़ों के द्वारा या तो उत्तरी या फिर उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में। ध्यान रखना, उत्तरी मैदान में या फिर उत्तरी पूर्वी मैदान जो क्षेत्र है अपना भारत देश का, वहां कंप्लीट भारत का जो भी क्षति होती है कंप्लीट भारत में, उसमें से 90% तो इस एरिया में ही हो जाती है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, किधर उत्तर पश्चिम में कौन सी नदियां, जो सतलज, व्यास, रावी और चिनाब, सेलम यानी झेलम है, ये ठीक से नहीं दिया हुआ। इन नदियों में बाढ़ की भयंकरता क्या होती है, थोड़ी कम होती है, जबकि पूर्व में जो बहती है नदियां कौन सी, गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, इन नदियों में उसके अपेक्षाकृत अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। कोसी और दामोदर नदियों को तो इनको तो इस बाढ़ के कारण नाम ही क्या दे दिया, बिहार का शोक, और दामोदर नदी को दे दिया बंगाल का शोक। कोसी नदी को तो बिहार का शोक, ध्यान रखना, कोसी बिहार का शोक, और बंगाल का शोक कौन है, दामोदर, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो ध्यान रखिए, बिहार छोटा शब्द है तो वहां कोसी नदी है, और पश्चिमी बंगाल बड़ा शब्द है, वहां दामोदर नदी है, ठीक है, नदी का नाम भी बड़ा है। देश के उत्तरी पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां पर भी प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। अगर हम बात करें वहां वर्षा की तो 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और जहां वर्षा अधिक है वहीं बाढ़ आती है। यह मैप है इंडिया का।
इसमें दर्शाया गया है कौन सा क्षेत्र किस आपदा से प्रभावित है। और नीचे दिया हुआ है, इसमें देखिए साथ में इसमें चक्रवात का भी पथ दिया हुआ है। ठीक है, चक्रवात का पथ दिया हुआ है, किस प्रकार से कौन से महीने में चक्रवात कहाँ प्रवेश करता है और किस प्रकार चलता है, बहुत बारीकी से दिया हुआ है। बहुत अच्छे से ध्यान से इस मैप को देखिएगा, जरा एक बार वीडियो को रोक कर आप अच्छे से देखिएगा इस मैप को कि चक्रवात कौन से महीने में, अलग अलग महीने वाइज कौन से महीने में कहाँ एक्टिव हो रहा है और किस प्रकार उसका जो चलने का जो वो क्षेत्र है, दिशा है, वो कैसे किन किन स्टेटों में बढ़ रही है। और इधर देखिए आप, ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये सूखा क्षेत्र है, और जो अरावली के पश्चिम में राजस्थान वाला जो ये एरिया है लाइट ग्रीन, ये उष्ण मरुस्थल है ही। और जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले एरिया की बात करें तो ये शीत मरुस्थल हो गया। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तरी मैदान में देखिएगा आप, यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और दक्षिण भारत में देखिए खासकर पूर्वी घाट पर देखिए आप, यह है समुद्री चक्रवात प्रभावित क्षेत्र जो डॉट डॉट में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये समुद्री चक्रवात से प्रभावित एरिया है। और साथ में ही यहाँ थोड़ा सा ये जो खंबात की खाड़ी है गुजरात वाला एरिया, ये भी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से इस मैप को देखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दो सारणी दी हुई है आपको, ये भी अच्छे से देखनी है। 1976 से प्रमुख जो चक्रवातीय घटनाएं घटी उनके बारे में दिया हुआ है। और चक्रवात तीव्रता का जो मापक है वो किस प्रकार किया जाता है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, कितनी हवा प्रति किलोमीटर की स्पीड से प्रत्येक घंटे चल रही है और कितना क्या नुकसान हो रहा है, और उसका मतलब कौन सा तूफान है वह है, और किस प्रकार ये आप नीचे से ऊपर इसका अध्ययन करना ताकि अच्छे से कि सबसे हल्का वाला जो चक्रवात है वो कौन सा है, और जिस प्रकार वो ज्यों-ज्यों उसकी स्पीड बढ़ती है प्रति घंटा प्रति किलोमीटर में, उसकी वायु की जो गति बढ़ रही है उसके कारण वो कितना ज्यादा देखिए धीरे धीरे वो नुकसान कर रही है। ठीक है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। बाढ़ की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें देखिए जो गंगा नदी वगैरह आ रही है, जो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जल डालने जा रही है नदियां, वहां पर क्या है कि जो मध्य भारत से आने वाली चंबल, सोन और बेतवा, दामोदर जैसी नदियां भी उनमें मिल जाती है, और जिससे उनका जो जल स्तर है वो काफी बढ़ जाता है और वो बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। बात करें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं उनके तटीय क्षेत्रों में बाढ़ अधिक आती है, यानी दक्षिण भारत की बात हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ, जिसमें जो पश्चिम तट वाली नदियां हैं वहां बाढ़ ज्यादा आती है, क्योंकि ये थोड़ा एक तो लंबा एरिया से चल के आती है, बजाय किसके पश्चिमी घाट के। ये पूर्वी घाट वाली जो नदियां हैं वहां ज्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है। इसका जो एरिया है वो काफी लंबा है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर ही बहती है, और ये पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इनका जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो उत्तरी भारत की नदियों से कम है। ठीक है, इन नदियों की बाढ़ें उत्तरी भारत की नदियों की बाढ़ों से कम विकराल होती है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की नदियां हो गई। अब देखिए बाढ़ जो समस्या है उसका किस प्रकार से वो एक संकट बना रखा है उन्होंने, तो देखिए प्रति वर्ष अधिक नुकसान होता है भारत में इससे। प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा प्रति वर्ष होने वाला जो नुकसान है वो इसी बाढ़ के कारण ही होता है। ठीक है, निसंदेह हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नुकसान में कौन आएगा, बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में बाढ़ से प्रति वर्ष, अब कुछ आंकड़े दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखना, 1500 से अधिक जाने चली जाती है, यानी लोग खत्म हो जाते हैं प्रति वर्ष। 1500 लोग भारत देश में बहुत ज्यादा है ये, देखिएगा आप। आगे भी 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है।
ध्यान रखना 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तो फसलें नष्ट हो जाती है बिल्कुल। 3 करोड़ हेक्टेयर की बात करें तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आर्थिक रूप से लगभग 1000 करोड़ से अधिक रुपयों की हानि देश को प्रति वर्ष इस बाढ़ आपदा के कारण उठानी पड़ती है और लगभग 12 लाख पशुधन की हानि उठानी पड़ती है। पशुधन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है बाढ़ के कारण, तो लगभग 12 लाख पशुधन की हानि उठानी पड़ जाती है प्रति वर्ष। 12 लाख से ही अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये नुकसान दिखाया गया है आंकड़ों में बाढ़ समस्या के कारण। नेक्स्ट, भारत में बाढ़ से होने वाली जो 60% से अधिक क्षति तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हो जाती है। ध्यान रखना, कंप्लीट भारत में जितना ज्यादा जो नुकसान हो रहा है उसमें से 60% तो यूपी बिहार में ही हो जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है पश्चिम बंगाल, फिर असम और ओडिशा का। ठीक है, बाढ़ की समस्या से जीवन अस्त व्यस्त कर देती है ये, और मार्ग भी अवरुद्ध हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है, पानी के लिए यानी पीने के लिए पानी के स्रोत खराब और दूषित हो जाते हैं, संचार के साधन बिगड़ जाते हैं। ये सब होने के कारण गंदगी बढ़ती है और गंदगी बढ़ने के कारण महामारी जैसे बीमारियां फैल जाती है। इस प्रकार बहुत सारे ये नुकसान है बाढ़ के। नेक्स्ट देखिए, यही जो आंकड़े हमने ऊपर चर्चा कर ली है वो सब आंकड़े हैं, यहाँ एक जगह डाल के सारणी बना दी है, अच्छे से देख लेना। वार्षिक औसत आंकड़े हैं। बाढ़ संकट के समय प्रबंधन का क्या काम है यहाँ और किस प्रकार दायित्व बनता है, तो देखिएगा जरा। सरकारी और सामाजिक स्तर पर क्या दायित्व है इसके। सर्वप्रथम इसकी रोकथाम के लिए 1954 में, ठीक है, 47 में देश आजाद हुआ और 54 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू हो गई। ठीक है, बाढ़ योजना शुरू हो गई। इसके क्रियान्वयन के रूप में 33,630 किलोमीटर लंबे तटबंधों, 37,904 किलोमीटर लंबी जल प्रवाह नालिकाओं का निर्माण किया गया था। साथ ही महानदी, दामोदर, सतलज और व्यास, चंबल, नर्मदा नदियों के नाम याद रखना। इन नदियों पर बांध भी बनाए गए थे और बाढ़ों पर नियंत्रण के लिए नदी उद्गम क्षेत्रों में, जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों का भी लगाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार से ये कई इस योजना के तहत कार्य हुए भारत देश में। बाढ़ की समस्या से होने वाली हानि से बचने के लिए 1954 यानी 1954 के बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना भी की गई है। ठीक है, तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, अगर वर्तमान की हम बात करें तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। ये कुछ जो प्रबंधन है वो सरकार के या सामाजिक स्तर पर है। अब व्यक्तिगत स्तर पर भी हम देखें तो देखिए, जब वर्षा ऋतु में समाचार सुनते रहें, न्यूज़ सुनते रहें, ताकि हमें पता रहे कि किस जगह कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है या वहाँ शंका बन रही है मतलब। और सरकारी आदेश, जब भी कुछ भी सरकारी आदेश आए हमारे लिए तो उन सलाहों की हम पालना करें। बिजली के जो उपकरण हैं उनको बिल्कुल बंद रखें और वाहनों और पालतू पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। अगर हमारे आसपास पानी बढ़ रहा है और मकानों में जल खतरे में है तो कहीं बाहर चले जाएं। और ये सब बहुत सारी चीजें दी हुई है जिनका व्यक्तिगत स्तर पर भी हम ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ बाढ़ के बारे में भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें थी जो कि इसमें हमें समझाया गया है बाढ़ किसे कहते हैं और कौन सा जो एरिया है ज़्यादा प्रभावित है और कौन कौन से क्या क्या इसके लिए जो बचाव के प्रबंधन के जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। इस प्रकार ये बाढ़ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सूखा। जो सूखा नामक आपदा है, जो अनावृष्टि है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।